नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका स्वागत है। मैं भुवन जोशी। आज हम बात करने वाले हैं देवनागरी लिपि की। यानी देवनागरी लिपि है क्या, इसका परिचय भी पढ़ेंगे थोड़ा, यानी विकास कैसे हुआ इसका और इसका नामकरण कैसे हुआ, और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। आज जिन विषय पर चर्चा होगी वह आपके विषय रहेंगे। देखिए, पहला तो हम चर्चा करेंगे आपको देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि का स्वरूप, देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के दोष, देवनागरी लिपि में कौन कौन से सुधार किए गए और परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बनते हैं। परंतु आज जो चर्चा होगी इन दो विषयों पर होगी। यानी एक तो होगा देवनागरी लिपि का विकास, दूसरा होगा देवनागरी लिपि का नामकरण। इस पर आज का ये जो वीडियो होगा ये इन दोनों पर केंद्रित होगा। देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। क्या है देवनागरी लिपि, कैसे इसका नाम देवनागरी पड़ा। पहली चीज आपको जान लेनी है कि लिपि क्या होती है। यानी पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि। अब लिपि को देखेंगे, लिपि क्या है। लिपि का मतलब होता है मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए लेखन चिन्ह। प्राचीन काल में क्या होता था, ऋषि मुनि लोग कि मुंह से ही मौखिक हर कोई चीज़ चलता था, इसलिए भाषा का मूल रूप बोला हुआ। ये प्रश्न एक बार अभ्यास में हमने दिया भी था कि भाषा का मूल रूप क्या था, बोला हुआ। तो उस बोले हुए चीज़ को भावी पीढ़ी के लिए सेफ रखने के लिए लिपि का लेखन शुरू किया गया। यानी इसका महत्व क्या होता है, लिपि को क्यों लिखा जाता है, लिपि का मतलब क्या है। भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी स्थिरता प्रदान करने के लिए, और भाषा को दूरगामी बनाने के लिए, यानी अन्य लोगों को तक ये पहुँचे, भावी पीढ़ी तक अपने विचार पहुँचाने के लिए। इन सब कारणों से लिपि को क्या किया गया, लिखित की आवश्यकता पड़ी, और लिखित भाषा की आवश्यकता को समझा गया कि लिखित भाषा को हम लंबे समय तक सेव रख सकते हैं, भावी पीढ़ी के लिए सेव रख सकते हैं, इसलिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। तो लिपि की जो भाषा परिभाषा है वो है मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए लेखन चिन्ह। जैसे क है, क के लिए हमारा लेखन चिन्ह क है, ख है, ख के लिए ख है। इस तरीके के जो लेखन चिन्ह है, अ के लिए है। ये लेखन चिन्ह जो निश्चित किए गए हैं कि अ को अ ही कहेंगे, क को क ही कहेंगे, ये है आपकी लिपि। मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए लेखन चिन्ह लिपि कहलाती है। और देखिए, भाषा एवं लिपि में अंतर। अच्छा, एक चीज़ भाषा होती है, एक लिपि होती है, इसका अंतर अच्छे से आप समझिए। विचारात्मक अभिव्यक्ति के कहने, सुनने, लिखने और पढ़ने का साधन भाषा कहलाती है। आपके विचारों को यदि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो कह के, या फिर सुन के, या फिर लिख के और पढ़ के, इन सब में भाषा का प्रयोग होता है। जबकि लिपि जो है वो क्या करती है, उस भाषा को पढ़कर वो लिख कर अभिव्यक्त करने का साधन है। अब लिपि को आप सुन नहीं सकते, लिपि को आप कह नहीं सकते। भाषा को आप सुन सकते हो, भाषा को आप कह सकते हो, जबकि लिपि क्या करती है, उसी भाषा को पढ़कर और लिखकर अभिव्यक्त करने का एक साधन है। यानी अगर लिपि है तभी हम भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और पढ़कर और लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये भाषा एवं लिपि में एक सामान्य सा अंतर है, ये जाने रखिए। आगे देखिए क्या है, देवनागरी लिपि जो है इसका विकास कैसे हुआ, इस पर ज़रा अच्छे से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कहा जाता है कि जो भारत की हैं वो सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ये ज़रा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेगा कि भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। अब कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि से भी पहले एक लिपि थी, सिंधु लिपि, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा। उस समय क्या होता था कि जब वो लोग किसी चीज़ को स्पष्ट करते थे या कहते थे तो उन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। तो प्रतीक चिन्हों का प्रतीकात्मक एक प्रकार की उनकी शैली थी उस समय की। तो वो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का चिन्हों का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ कुछ विशेष होता था। तो अब क्या हुआ, जो देवनागरी लिपि है ये निकली है आपकी ब्राह्मी लिपि से। ये बात स्पष्ट आप समझ जाइए। और ब्राह्मी जो है भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में, ध्यान दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में ईसा पूर्व व ईसा के बाद के शुरुआती सदी में
ईसा पूर्व ईसा की शुरुआती सदी में, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, 8, 9, 10वीं सदी तक क्या थी? प्रयुक्त प्राचीनतम लेखन प्रणाली जो ब्राह्मी लिपि है वह क्या थी? ईसा पूर्व और ईसा के बाद के शुरुआती जो सदियां थी, शुरुआती जो वर्ष थे, उनमें प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीनतम लेखन प्रणाली थी। और ब्राह्मी लिपि का उपयोग, ये ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वैदिक आर्यों ने शुरू किया, ऐसा माना जाता है। और ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना, ये प्रश्न एक बार आया हुआ था कि ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो बौद्धकालीन है। आइए प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। और 5वीं सदी ईसा पूर्व का मतलब है कि बौद्धकालीन है, मतलब उस समय बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार या उच्च चल रहा था बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का उस समय बोलाबाला था। अभी देखिए, प्राचीन भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली। ब्राह्मी लिपि जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में ईसा पूर्व ईसा के शुरुआती दौरान एक लेखन की प्रणाली है। और इसका उपयोग जो वैदिक आर्यों ने शुरू किया, वैदिक आर्य जब यहाँ आए। और ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व क्या देखा गया और जो बौद्धकालीन था। आगे देखिए, सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेख, ये प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेख उत्तर मध्य भारत में अशोक के शिलालेख, जो अशोक के शिलालेख हैं वो हैं, और जो ईसा पूर्व 250 से 232 के हैं। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेख उत्तर मध्य भारत में अशोक के शिलालेख हैं, यानी जो अशोक के शिलालेख हैं वो ब्राह्मी अभिलेख हैं या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और कब? 250 से 232 ईसा पूर्व की। और अशोक के शिलालेखों में जो चीज़ लिखी गई उस चीज़ को कूटवाचन का अर्थ हुआ कि जो चीज़ अशोक ने उस शिलालेखों में लिखी थी ब्राह्मी लिपि में, उसको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की थी वो की थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लिपि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी उस कूटवाचन को उन्होंने कूट लेखन किया। रीजनिंग आप देखते होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग, यानी जो अशोक ने अपने शिलालेखों में कोडिंग की थी, उस कोडिंग को डिकोडिंग करने का काम या पढ़ने का काम सर्वप्रथम जो सफलता प्राप्त की वो की जेम्स प्रिंसेप द्वारा। और फिर क्या हुआ, जब गुप्त काल आया उसके बाद, तो गुप्त काल के शुरुआती में यानी आरंभ में ही जो ब्राह्मी लिपि अभी तक चल रही थी वो 2 रूपों में विभाजित हो गई। एक इसका बना उत्तरी ब्राह्मी और एक बना दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। अब यहाँ पर जो दक्षिणी ब्राह्मी है इसको यहीं पर समझ लो। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि निकली, कलिंग लिपि निकली, तेलुगु निकली, कन्नड़ लिपि निकली, ग्रंथ लिपि निकली, मलयालम लिपि निकली, परंतु यहाँ कहीं देवनागरी नाम अभी सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए दक्षिणी ब्राह्मी हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इतना जानिए कि दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि, इनका जो है उद्भव उससे हुआ है। इसको हम फिर बाद में बात करेंगे। आज हमारा फोकस है सिर्फ देवनागरी। और जो उत्तरी ब्राह्मी है इसकी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उत्तरी ब्राह्मी से क्या हुआ, अब देखिए क्या कह रहा है। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास, यानी उत्तरी ब्राह्मी के बाद आई गुप्त लिपि। गुप्त लिपि मतलब गुप्त शासक जब थे उस समय गुप्त लिपि यहाँ चल रही थी। यानी गुप्त लिपि एक प्रकार की देखो तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इसका प्रयोग जो है संस्कृत के लेखन के लिए किया जाता था, वो इसका प्रयोग संस्कृत के लेखन के लिए करते थे। और उस गुप्त लिपि से के बाद आई सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि। और ये सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि लगभग ये एक ही हैं, ये समझिए। कहीं पर इसको सिद्ध मातृका लिपि कहा गया है, कहीं पर इसको कुटिल लिपि कहा गया है। और इनका जो सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि आई लगभग 6ठी सदी से लेकर 8वीं 9वीं सदी तक ये चलते हैं। और जो कुटिल लिपि है, कुटिल लिपि कहिए या सिद्ध मातृका लिपि कहिए, उसके 2 भाग हुए। उससे निकली, एक निकली नागरी लिपि और एक निकली शारदा लिपि।
अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, देखिएगा उत्तरी ब्राह्मी के बाद आ रही है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि, और उस कुटिल लिपि से के दो भाग हो रहे हैं, एक हो रही है नागरी लिपि और एक हो रही है शारदा लिपि। और जो ये शारदा लिपि है, इस शारदा लिपि से क्या होता है, जो यहाँ की हमारी अन्य भाषा जैसे गुरुमुखी लिपि है, कश्मीरी लिपि है, लहंदा, टाकरी, इस तरीके की जो जो लिपियाँ हैं उनका जन्म तो होता है शारदा लिपि से। लेकिन हमारा फोकस आज है सिर्फ देवनागरी लिपि के विकास को जानना। तो आगे देखिए इसमें क्या है, जो नागरी लिपि है, जो नागरी लिपि है उसको देखिए। नागरी लिपि, नागरी लिपि से की दो शाखाएं हुई, एक हुई पूर्वी शाखा, एक हुई पश्चिमी शाखा। और जो पूर्वी शाखा थी उससे बंगला, असमी, उड़िया ये इससे संबंध रखते हैं, और जो पश्चिमी शाखा थी उससे जन्म हो रहा है आपके देवनागरी लिपि का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न आप बन गया आपके लिए कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, नागरी लिपि से हुआ, नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा से हुआ है। ये ज़रा ध्यान देना, देवनागरी लिपि का विकास नागरी लिपि के, ये नागरी लिपि है, नागरी लिपि के इस पश्चिमी शाखा से हुआ है। और इस पश्चिमी शाखा में और क्या है, राजस्थानी है, गुजराती है, कैथी है, इस तरीके की जो है ये इसमें है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में देवनागरी लिपि अपना और अच्छा प्रभुत्व रखती है, तो फिर इसमें ये असमिया भी आती है, ये बंगला लिपि भी आती है। इन सब की भाषा आपने देखा होगा, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी, नेपाली, बंगाली, असमिया, इन सब की लिपि देवनागरी है। सिर्फ अभी आप ये जानिए कि जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ वो हुआ आपका नागरी लिपि से। और अगर पीछे आए तो नागरी लिपि का विकास किससे हो रहा है, इस नागरी लिपि का विकास इस कुटिल और सिद्ध मातृका लिपि से हो रहा है। सिद्ध मातृका लिपि का विकास गुप्त लिपि से, गुप्त लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। तो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हो रहा है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन कैसे आएंगे, ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है। या ये भी कह सकता है कि नागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो नागरी लिपि से हुआ, तब भी आंसर सही होगा। अगर आता है देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ, तब भी आपका आंसर सही है। अगर आता है देवनागरी लिपि का विकास सिद्ध मातृका लिपि से हुआ, तब भी आपका आंसर सही है। या वो कहे कि देवनागरी लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ, तब भी आपका आंसर सही होगा। उससे ऊपर के क्रम आप देखते रहिए, ठीक, जो भी आपके ऑप्शन में होंगे। तो इस तरीके से नागरी लिपि के आपके दो हैं, एक पूर्वी शाखा, एक पश्चिमी शाखा। ध्यान रखिए जो देवनागरी का संबंध है वो यहाँ है, वो है आपके पश्चिमी शाखा से। तो इस तरीके की जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ वो इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज़रा अच्छे से ध्यान रखना है। अब देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ ये तो आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं देवनागरी लिपि के नामकरण की, यानी देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी हुआ क्यों। तो ललित विस्तार, ललित विस्तार एक आपका किताब है। ये ललित विस्तार जो आपकी है ये एक प्रकार की किताब है जो क्या कहते हैं, इस बौद्ध वाले में है, ये बौद्ध उसमें लिखा है ललित विस्तार। तो उस ललित विस्तार के आधार पर ध्यान दीजिएगा, उस ललित विस्तार के आधार पर क्या कहा, उसमें क्या कहा गया है कि नागा लिपि से नागरी लिपि निकली, ऐसा कहा गया। जो नागा जाति थे नागा लिपि से नागरी लिपि निकली, ये एक मत है। दूसरा मत क्या है, नगरों में प्रचलित होने से नागरी नाम दिया गया। एक एक मत को ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग मत है जिसको हमें ध्यान रखना होगा वो क्या होगा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। गुप्त लिपि, तीसरा देखिए, गुप्त लिपि से विकसित गुप्त शासक चंद्रगुप्त को देव कहा गया, ये एक मत है। और जो पाटलिपुत्र था उसको नगर कहा जाता था, तो इसलिए देव और नगर इन दोनों को जोड़ देने के कारण इसको देवनागरी कहा गया, एक मत ये भी है। और एक जो सबसे अच्छा मत, स्ट्रॉन्ग मत है जिसको अधिकतर विद्वान मानते हैं, वो क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी कहा गया। ये मत जरा अच्छा है, इसको अधिकतर विद्वान मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, जो नागर जाति के ब्राह्मण थे उनके नाम पर, उनका प्रभुत्व था, ज़्यादा थे, तो के नाम पर नागरी इसको कहा गया। पहली बात तो ये स्पष्ट होगी। और
इसने मतलब इस नागरी लिपि ने, इसने सर्वप्रथम क्या किया, जो देवभाषा संस्कृत है उस देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। तो देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध करने से किया, इसलिए इसमें देव शब्द जुड़ गया, देव शब्द जुड़ गया और इसका नाम देवनागरी हो गया। ये मद बहुत महत्वपूर्ण है और ये आंसर सही भी है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसे नागरी कहा गया। और इसने जब यह अस्तित्व में आई नागरी, इसने सर्वप्रथम क्या काम किया, जो यहाँ देवभाषा थी, देववाणी संस्कृत थी, उस देववाणी संस्कृत को लिपिबद्ध किया, मतलब लिखा, लेखन चिन्ह निश्चित किए उसके लिए, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इसमें देव शब्द जुड़ गया और वहाँ नागरी थी तो देवनागरी ये कह दिया गया। इसको अधिकतर विद्वान मानते हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। तो सिर्फ इतना जाने रखिए कि देवनागरी लिपि का जो नामकरण हुआ ललित विस्तार के आधार पर, तो कहा जाता है कि नागा लिपि से नागरी लिपि हुई। और एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि ये नागर शैली होने के कारण इसको नागरी लिपि कहा गया, वह भी क्योंकि नागर शैली लगभग उत्तर भारत की है। और देवनागरी लिपि में जो भी भाषाएं आपकी बोली जाती हैं, चाहे हिंदी बोली जा रही हो, संस्कृत बोली जा रही हो, मराठी, इस तरीके की जो अधिक, इसमें भी लगभग उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं आती हैं, यानी उत्तरी ब्राह्मी का हिस्सा हैं। और जबकि दक्षिण ब्राह्मी में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि दक्षिणी ब्राह्मी में आपके तमिल आता है, तमिल लिपि आती है, कलिंग लिपि आती है, तेलुगु लिपि आती है, कन्नड़ लिपि आती है, ग्रंथ लिपि आती है। ये हमें अभी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना जाने रखिए कि दक्षिण ब्राह्मी का लिपि है। लेकिन देवनागरी लिपि उत्तरी ब्राह्मी का हिस्सा है और उत्तरी ब्राह्मी में भी गुप्त लिपि, सिद्धमातृका लिपि और कुटिल लिपि। फिर कुटिल लिपि के दो भाग होते हैं आपके, नागरी लिपि और शारदा लिपि। ये ध्यान देना, उसमें नागरी के पश्चिमी हिस्सा, जो पश्चिमी भाग था, उसमें देवनागरी नाम दिया गया था। और इसका नामकरण हुआ कैसे, ललित विस्तार में ऐसा कहा गया, नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी कहा गया। अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देख, और कुछ ने कह दिया कि गुप्त लिपि से विकसित हुई और जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त थे उनको देव कहा जाता था और जो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको नगर कहा जाता था, इस कारण इसको देवनागरी नाम दे दिया गया। लेकिन अधिकतर विद्वान जो एक मत होते हैं, सहमत होते हैं, वो होते हैं इस वाले पॉइंट पर, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी कहा गया क्योंकि वो लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, इस लिपि का प्रयोग करते थे अपनी लेखन प्रणाली में। और इसने जब ये अस्तित्व में आए, इसने सर्वप्रथम देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध कर दिया। तो देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध करने के कारण इसको देवनागरी कह दिया गया और इसी देवनागरी को लोकनागरी भी कहा जाता है और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अभी आप इसमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों को जाने रखिए कि इसमें क्या, इसका जो लिपि का विकास कैसे हुआ और इसका नामकरण कैसे पड़ा, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ये वाले एक दो प्रश्न जो आपके लिए थे, ये आपको ज़रा ध्यान देना। जैसे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया, पढ़ने में सफलता कब किसने प्राप्त की, ठीक है, गुप्त काल के आरंभ में कब ब्राह्मी के दो रूप हो गए और देवनागरी किस उत्तरी ब्राह्मी में आती है कि दक्षिण ब्राह्मी में आती है, इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो के लिए आपके पास और भी चर्चा के मुद्दे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि देवनागरी का स्वरूप क्या है और देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं। बहुत सारे गुण देवनागरी लिपि के हैं और इसके बहुत सारे स्वरूप है, जैसे कि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये आपको पता है, जबकि फारसी अन्य लिपियां जो होती हैं वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती हैं। इस तरीके के हम पढ़ेंगे और इसके गुण पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे गुण हैं, इस गुणों से प्रश्न आता है और इसके दोष भी हैं। जिसके गुण हैं अवश्य बात है उसके दोष भी होंगे ही। और देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, समूह ने पूछा भी है, कब पूछा है वो मैं भी आपकी बात आगे जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो देवनागरी लिपि से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा और उन चीज़ों को आप नोट करते रहिए। और इसके जो विकास और नामकरण है इसको एक दो बार सुनिए, दो तीन बार अगर आप सुनोगे तो ये आपके दिमाग में स्थायित्व ग्रहण कर लेगी। तो आज के लिए आपसे सिर्फ इतना ही अभी, और आगे की वीडियो में हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे इसमें कौन कौन सी चर्चाएं आपसे करनी हैं और इसका स्वरूप क्या था, गुण दोष क्या थे और इसके जो इसमें सुधार किए गए वो क्या थे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।